हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है। हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो चल रही है। हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 7 है। 6 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जरूर उसको चेक करिएगा। तो आज जो चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर नंबर 7 है। अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाकी 2 बजे जो अब आपकी क्लास मिलेगी आपको, वो आपकी बीपीएससी एग्जाम की होगी। जीके जीएस हम लोग उसमें जीके जीएस उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरी एससीईआरटी बुक कवर करेंगे 6 से लेकर 10th तक, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। आज आपको जो क्लास मिली होगी वो आपकी बीपीएससी की है 2 बजे वाली क्लास, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। बाकी 3 बजे जो आपको क्लास मिलती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होती है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने हिंदी हो गया, आपका हिंदी पैथोलॉजी हम लोगों ने कंप्लीट ही कर ली है। बाकी उसमें आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, तो वो सारी सब्जेक्ट हम लोग 3 बजे की क्लास में कवर करेंगे। जो आपको 5 बजे क्लास मिलती है ये आपकी पेपर 2 के लिए होती है। और ये बीपीएससी वाले भी कैंडिडेट देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और मतलब आपका एससीईआरटी दोनों सब्जेक्टों से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तो आप दोनों सब्जेक्ट की जब तक थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे, आप जीके जीएस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो 2 बजे की क्लास है वो बीपीएससी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3 एंड टीआरई 4 की मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वो जरूर 2 बजे वाली क्लास को ज्वाइन करिएगा। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर जो 7 है वो है राज्य से साम्राज्य, यानी राज्य से जो साम्राज्य बनने का सफर रहा उसमें क्या क्या हुआ, इस बारे में इस चैप्टर में दिया है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहे जो कि आपके एनसीईआरटी पे आधारित रहती हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो आपको यहाँ से बता दी जाती है, तो आप मेरे साथ भी बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो है आपका 7, राज्य से जो साम्राज्य बनने का मतलब राज्य से जो साम्राज्य कैसे बना। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें जो है सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, स्थापित किया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। तो अगर पूछ लिया जाए किसके आदेश पे किए गए थे, यानी कि किसके निर्देश में किए गए, तो वो आपका हो जाएगा अशोक, ठीक है। इसके पहले कि हम यह जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा गया, क्यों कहा जाता है। अशोक जिन साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 23 साल पहले की थी। तो अगर पूछ लिया जाए साम्राज्य जो था जिस पे अशोक शासन करते थे, उसकी स्थापना जो थी वो चंद्रगुप्त जो थे, अशोक के जो दादाजी थे, चंद्रगुप्त उनका नाम था, उन्होंने 23 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो अगर चाणक्य के विचार जो हैं वो आपको अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं, ये जो है पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन कौन सी थी, तो आपकी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख रही हैं। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार भी रहते थे, क्योंकि जब रास्ते से वो आते थे। अब हम लोग देख लेते हैं वंश, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, जो आपके चंद्रगुप्त पहले हुए, फिर चंद्रगुप्त का तो जो बेटा हुआ उसे बिंदुसार कहा गया, बिंदुसार के नाम से जाना गया। फिर इनका जब पुत्र हुआ उसको कहते हैं अशोक। तो ये जो वंश है ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार, फिर अशोक आए। अब चलते हैं आगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे।
यानी फल फूल भी खाते थे, बट उससे अगर पेट नहीं उनका भरता था तो जानवरों का भी शिकार करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते होंगे, क्योंकि जब अगर कोई क्षेत्र में व्यक्ति रह रहे हैं तो अलग अलग स्थानों पर भी रह रहे होंगे। तो जब अलग अलग स्थानों पर रह रहे होंगे तो उनका जो पहनावा है वो भी चेंज होगा, उनके खान पीन भी चेंज होगी, उनकी भाषाएं भी बदल जाएंगी और वे यहाँ तक अलग अलग किस्म का पोशाक भी धारण करते थे। तो उनका जो पहनावा था वो भी, उसमें भी चेंज आएगा। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इस पे हम लोग देख लेते हैं। साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो साम्राज्य होते हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की भी जरूरत होती है, क्योंकि जब जो साम्राज्य है वो बड़ा है राज्य से, तो जब राज्य सम्राट मतलब जो साम्राज्य है वो बड़ा है तो उसकी देख रेख मतलब देखभाल के लिए सेनाओं की जरूरत होगी, और जब सेनाओं की जरूरत होगी तो जहाँ पे लोग ज्यादा होंगे वहां पे संसाधनों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती थी, क्योंकि जब ज्यादा लोग हैं तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर भी इकट्ठा किया जाने लगा। आगे चलते हैं। साम्राज्य का जो प्रशासन था इसके बारे में देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र था वहां पे जो सम्राट था उसका सीधा नियंत्रण था। ठीक है, तो ये अगर पूछे कि कहाँ पे पाटलिपुत्र मतलब सम्राट का सीधा नियंत्रण था, कौन सी राजधानी में, तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसके इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। ठीक है, इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप मतलब जो कार्यकलाप थे उस पर नजर भी रखते थे, जो राजा के जासूस लोग थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एक वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। जो मौर्य सम्राट था उसके अंदर भी छोटे छोटे जो क्षेत्र व प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राजपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। आगे चलते हैं। प्रदेशी केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए जो है कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। तो अगर पूछा जाए जो भारत है, दक्षिण भारत है, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? पुराने भी टाइम में जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है तो सोने के लिए, कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम जो था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि ये भी भेंट में दिया जाता था राजाओं को। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, मतलब वहां पे नियम कायदे कानून नहीं होते थे, तो वो स्वतंत्र रहते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और सोम जैसी चीजों को लाकर दें, क्योंकि जो व्यक्ति जहां रह रहा है उसके क्षेत्र में जो उपलब्ध हो रहा है वो उस हिसाब से ला करके जो अधिक पदाधिकारी थे मतलब मौर्य सम्राट के, उनको भेंट में देते थे। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं जो आपका नजराना है। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो इसी को नजराना कहते हैं, जो स्वेच्छा से हमको दिया जाए, यानी किसी को आप जो अगर स्वेच्छा से दे रहे हैं तो उसे नजराना कहेंगे। राजधानी में सम्राट, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मेगिस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगिस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अगर पूछ लिया जाए राजदूत जो था वो किसका था, तो सिल्यूकस निकेटर का राजदूत था।
यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरते रहते थे कि कहीं कोई इनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उन्हें खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता था, जो राजा थे सम्राट के, कि कोई उनकी हत्या ना कर दे। ठीक है, तो इसलिए वो एक कमरे में 2 रात तक, ये नहीं कि एक ही कमरे में वो काफी टाइम तक सो रहे, नहीं, एक कमरे में सिर्फ 2 रात ही सोते थे। उसके बाद वो कमरा चेंज कर दिया जाता था, क्योंकि किसी को खबर ना लगे कि राजा कहाँ पे सोते हैं। और पाटलिपुत्र के बारे में देख लेते हैं। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें जो है आपके बुर्ज कितने हैं, 570 हैं, और द्वार कितने हैं, 64 हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बुर्ज कितने हैं, 570, और जो द्वार हैं वो 64 हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसके पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में देख लेते हैं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अशोक मौर्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्रह्म लिपि में लिखे गए। अगर लिपि पूछ ली जाए तो आपकी ब्रह्म लिपि है, किसमें लिखे गए, वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध था, उसके बारे में देख लेते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितरण आगे चलते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जब खून खराबा देखा तो उनसे उनको घृणा होने लगी, उनको उनसे दुख हुआ। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। कलिंग युग का युद्ध करता हुआ जो है अशोक का अभिलेख, यहाँ पे हम लोग नीचे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसके पश्चात हो रहा था। अब मैं थंब पाल जो आपका पालन करने एक दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूं कि थंब के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अशोक ने जब स्टार्टिंग में युद्ध किया उसके बाद उनको लगा कि युद्ध करना अच्छा नहीं है। उसके बाद इन्होंने लोगों को अच्छे व्यवहार से उनका जो था दिल जीतना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, और उन्होंने ये भी बोला कि इसमें ज्यादा बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसीलिए उन्होंने यह अभिलेख छोड़ा था कि जो मेरे बेटे और पोते पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आएगा, इसलिए वो युद्ध नहीं करेंगे। तो ये अगर इसका पूछा जाए इसका क्या उद्देश्य रहा, जो अशोक थे उन्होंने जो अपना अभिलेख छोड़ा, तो उसका उद्देश्य यही था। आगे चलते हैं। जो आपका धम्म है, प्राकृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। तो अशोक जो थे उनका यही मानना था, जो धम्म है वो मानते थे कि जैसे कि पिता बच्चों को अपने नए अच्छे उपदेश देता है, ठीक है, कैसे हमको व्यवहार करना है बताता है, तो वैसे ही जो राजा थे उनका भी दायित्व बनता था कि वो अपनी प्रजा को अच्छे उपदेश दें। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इनसे कई बार
टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार भी किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसीलिए उन्होंने धम्म महामंत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो अलग अलग जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देते थे। यानी उन्होंने देखा कि काफी लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तो अशोक ने समझा कि ये मेरा दायित्व है कि इनको शांत किया जाए। तो उन्होंने धम्म और महामंत जो थे उनके नाम से अधिकारी बनाए, उनको जगह जगह पर भेज करके धम्म की शिक्षा यानी लोगों को आपस में लड़ाई ना करना, अच्छा उपदेश देने की शिक्षा वो देने लगे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। यानी उनकी पूरी यही कोशिश की जा रही थी कि जो ये शिक्षा है वो सभी व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, जो पढ़ा है उसको भी पता चले, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको भी ये ज्ञान होना चाहिए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेश और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य हेतु उसने श्रीलंका भी भेजा। तो अगर पूछ लिया जाए श्रीलंका में किसको भेजा गया था, तो उसने अपने पुत्र और अपनी पुत्री दोनों को भेजा था, ये जो संदेश पहुंचाने के लिए, यानी जो ये ज्ञान था। आगे चलते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई और कुएं खुदवाए और विशाल जो था गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों के लिए चिकित्सा की भी व्यवस्था की, जो अशोक थे। आगे चलते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक का जो संदेश था ये भी हम लोग देख लेते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, ठीक है, बच्चों को जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, यानी जो श्रमिक होते हैं जो काम करते हैं उनको दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म जो है की निंदा करना, दूसरों की बातों जो है दूसरे की बातें गलत हैं या किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो अशोक का जो ये संदेश था ये जनता के लिए भी इन्होंने भेजा, ये इसमें मिलता है। इनका मेन पर्पस यही था कि हमको दूसरों के भी धर्म को जो है उनका भी पालन करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, हमको सभी का आदर करना है। ठीक है, जो अशोक का संदेश था प्रजा के लिए उसमें यही बात कही। आगे चलते हैं। ब्रह्म लिपि जो है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्म लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो ये अगर पूछ लिया जाए ब्रह्म लिपि क्या है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी लिपि में कैसे बनाए गए हैं जो अक्षर हैं। आरंभिक ब्रह्म लिपि जब आई तो जो आ था ये ऐसे बनता था। हम लोग की जो देवनागरी लिपि है हिंदी की, उसमें आ ऐसे बनता है। बांग्ला में आपका जो है ये ऐसे बनेगा, मलयालम में ये बनता है और तमिल में ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सभी का लिपि क्योंकि चेंज है तो सभी की लिखावट भी चेंज हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। आगे इसमें ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो चैप्टर इतना ही था। ये 7 चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। कल चैप्टर हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। आज चैप्टर नंबर 7 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कल हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।